नमस्कार। आज हम ख्याति के मूल्यांकन के बारे में अ, किस तरह से एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है, सुनील ने राकेश से 30 जून 2014 को उसका व्यापार खरीदा और 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्व के वर्षों में राकेश के द्वारा अर्जित लाभ 2010 में 78,000, 2011 में 76,000, 2012 में 82,000, 2013 में 78,000, 2014 में 80,000 थे। ये भी ज्ञात हुआ कि 2012 के वर्ष के लाभों में से 3,000 रुपए की एक गैर आवर्ती मद आय में सम्मिलित थी और 2014 के लाभों में चौरसी असाधारण हानि 4,000 रुपए की घटी हुई थी। संपत्तियों का बीमा नहीं करा रखा था, लेकिन भविष्य में बीमा करवाने की सोचा गया। प्रीमियम की राशि 2400 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से अनुमानित की गई। व्यवसाय क्रय के समय सुनील रोशन ब्रदर्स के यहाँ 1,000 रुपये प्रतिमाह की नौकरी कर रहा था और वो व्यवसाय के प्रबंधक को हटाने की सोच रहा है, जो वर्तमान में 700 रुपये प्रतिमाह प्राप्त कर रहा है। व्यवसाय में औसत विनियोजित पूंजी 5,50,000 रुपये और सामान्य प्रत्याय की दर 10% है। वास्तविक औसत लाभ और अधिलाभों की गणना करनी है। तो हमें सबसे पहले तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी हमारे प्रॉफिट है उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो जो हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं 2010 में, जो यानी 9-10 की जो प्रॉफिट है 78,000, 10-11 के जो प्रॉफिट है हमारे वो है 76,000, 11-12 में जो प्रॉफिट दिए हुए हैं वो 82,000 है, लेकिन 12 में जो कहा गया था कि 3,000 रुपये की जो नॉन रेकरिंग प्रॉफिट हमारे थे तो वो आगे होंगे नहीं, इसलिए एडजस्टमेंट के लिए उनको हम माइनस कर देंगे 79,000। उसके बाद में 12-13 में 78,000 और 13-14 में जो प्रॉफिट है 80,000 के 80,000 के, उसमें जो लिखा हुआ कि 2014 के लाभों में से चोरी से असाधारण हानि हुई, तो वो आगे नहीं होगी, हर बार नहीं होनी है, इसलिए उसको वापस से हम जोड़ देंगे। तो इस प्रकार 84,000 रुपये आ जाएंगे। तो ये जो अमाउंट है टोटल आ जाएगी हमारी, जो टोटल प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स जो आएगी वो 3,95,000 आ जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, चूंकि 5 साल के लाभ हैं, 5 से उसको डिवाइड करेंगे 79,000 आ जाएगा। इसमें से जो एक्सपेंसेस आगे रिक्वायर्ड नहीं होंगे, जैसे इसमें कहा है कि मैनेजर आगे नहीं रखेंगे 700 रुपये वाला, तो 8,400 रुपये उसके हम जो खर्चा नहीं होगा तो इसलिए वापस से जोड़ देंगे। तो 79,000 में उसको 8,400 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 87,400 आता है। जो एक्सपेंसेस फ्यूचर में हो सकते हैं, जैसे उसमें कहा था कि संपत्तियों का बीमा नहीं करा रखा, बीमा कराएंगे तो अब 2400 रुपये आगे होंगे, तो उसको हम लेस कर देंगे। और फेयर रेम्युनरेशन जो है टू सुनील फॉर इज एक्टिव सुपरविजन ऑफ द बिजनेस 1,000 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये हैं, तो वो अब इसमें से भी घटा देंगे क्योंकि आगे होंगे। ऐसे 14,400 रुपये जो एक्सपेंसेस टू बी पेड इन फ्यूचर होंगे, तो उनको घटाने के बाद 87,400 में से 14,400 को माइनस करेंगे, 73,000 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकलता है। एक बात ध्यान रखने की है, चाहे हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करें या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करें, दोनों ही सिचुएशंस में हमको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना ही होता है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों का डिफरेंस निकालना होता है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा, इसलिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा 73,000 आ गया। अब हम जब कैलकुलेशन करेंगे सुपर प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट की आवश्यकता है, तो हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है 10% और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दी हुई 5,50,000 एंड 5,50,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट इसको मल्टीप्लाई करने से 55,000 आ जाता है। दोनों का डिफरेंस जब निकालते हैं तो ये 18,000 सुपर प्रॉफिट निकल करके आता है। तो इस प्रकार से एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने इस उदाहरण के माध्यम से समझा। अब हम ख्याति का जब मूल्यांकन करेंगे तो उसकी जो विधियां हैं उसके बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं। उनमें 3 प्रकार की विधियां हैं।
पहला है वर्षों की क्रय विधि, जिसको हम ईयर्स परचेज मेथड कहते हैं। कई बार जब परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैं कि खाते के मूल्यांकन की जो विधियां पूछते हैं, तो हम आधारों को लिख देते हैं कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, और आधार पूछते हैं तो कई बार हम उल्टा लिख देते हैं, ईएस परचेज मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। तो इस बात को ध्यान रख लें कि सबसे पहले तो हम जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उसके जो बेसिस हैं, बेस क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, उनको आधार मान करके, अब किसको आधार मानेंगे, ये हमारे प्रश्न में जो दिया है उसके आधार पे हम देखेंगे कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के आधार पे माने या सुपर प्रॉफिट के आधार पर। तो ये दोनों आधार हैं। अब मूल्यांकन की विधियां दोनों के आधार पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो वर्षों की क्रय विधि जैसी पहली तरीका है। इसका क्या मतलब है कि क्रेता भविष्य में जो लाभ कमाएगा उनके कुछ वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य विक्रेता को देगा, यानी कितने वर्षों तक उसको इसका बेनिफिट मिलेगा, उतने वर्षों से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लेते हैं तो उसको, सुपर प्रॉफिट लेते हैं तो उसको। तो सबसे पहले तो हमने औसत लाभ को जो आधार माना है या अधिलाभ को, ये देखेंगे और कितने वर्षों का क्रय खाते का मूल्यांकन करेंगे ये निर्धारण कर लेंगे। तो पहला तो निकालेंगे औसत, वास्तविक औसत लाभ की क्रय विधि के आधार पर यदि उसके खाते का मूल्यांकन निकालते हैं, तो जो हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, उनको हम जितने वर्षों तक वो बेनिफिट मिलेगा, वो 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी वर्ष हैं, तो वर्षों की क्रय संख्या कितनी है उसके आधार पे उस कैलकुलेट करेंगे, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा हमारा आता है सुपर प्रॉफिट की। अगर हम बात करते हैं तो फिर हम ख्याति का मूल्य जो सुपर प्रॉफिट निकलते हैं उनको वर्षों की क्रय संख्या के आधार पे 4, 5, 3 जो भी हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों विधियों से जब ख्याति की राशि हम ज्ञात करेंगे तो अलग अलग निकलेगी। अब इसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ये भी एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझ लेते हैं कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि कृष्णा एक फुटकर व्यापार चलाता है। 31 मार्च 2014 को उसके व्यवसाय का चिट्ठा इस प्रकार है। ये बैलेंस शीट दी है, क्रेडिटर्स हैं 40,000 की, कैपिटल है 1,20,000, कैश इन हैंड है 20,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 50,000, फर्नीचर 10,000 और मशीनरी 50,000, इसे 1,60,000 रुपये। अब उसके साथ साथ इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें दी हुई है। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि 1 अप्रैल 2014 से राम को उसके व्यवसाय को क्रय करना चाहता है। ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के अधिलाभों के आधार के क्रय के आधार पर करेंगे, यानी सुपर प्रॉफिट के आधार पर कैलकुलेट करने के लिए कहा है। अब इसमें औसत विनियोजित पूंजी पे सामान्य प्रत्याय की दर 8% वार्षिक की दर पे अनुमानित है, जिससे हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये भी तय हुआ कि देनदारों पे 5% की दर से डूबत ऋण के लिए आयोजन भविष्य में बनाया जाएगा। फर्नीचर जो है वो 8,000 का, मशीन का 60,000 और स्टॉक का मूल्यांकन 40,000 पे किया गया है। लाभ दिए हुए हैं इनको 2013-14 के 40,000, 12-13 के 35,000, 11-12 के 25,000 और 10-11 के 30,000। ये मानते हुए कि कृष्णा का उचित पारिश्रमिक जो है 12,000 रुपये वार्षिक है। मूल्यह्रास जो फर्नीचर पे 10% और मशीन पे 15% है। ख्याति की राशि की गणना कीजिए, आयकर का कोई ध्यान नहीं रखना। तो इसको कैलकुलेट करते समय सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जो पिछले प्रॉफिट दिए हैं 10-11, 11-12, 12-13 और 13-14 के 30,000, 25,000, 35,000 और 40,000, इसके अलावा जो हमारे पास में जो स्टॉक है, क्योंकि जो करंट एसेट्स हैं उनके मूल्य में यदि कोई वृद्धि हुई है तो उसके बारे में हम ये देखेंगे कि जो स्टॉक है वो हमारे को बैलेंस शीट में दिया हुआ था 30,000 और मूल्यांकन किया गया 40,000, तो 10,000 की वृद्धि को भी इसमें जोड़ देंगे, तो इस तरह से 1,40,000 आ जाएगा। देनदारों के संबंध में यदि हम देखते हैं तो जो सूचना दी है वो भविष्य के आशातीत लाभों के संबंध में सूचना है। तो डूबत ऋण प्रावधान कोई विशिष्ट वर्ष का है नहीं, इसलिए उसमें लाभों में समायोजन नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, औसत लाभ जो हमारा निकलेगा इसमें, उसमें से एक बार में माइनस कर देंगे। तो ये इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब इसमें से एवरेज प्रॉफिट निकाल दें हम, तो हमारे पास 4 वर्षों के 1,40,000 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, 35,000 आ जाएगा। अब लेस हम करेंगे फेयर रेम्युनरेशन पेबल टू ऑनर, वो 12,000 होगा। प्रोविजन फॉर बेड डेट, जैसा अभी मैंने कहा था 50,000 के डेटर्स हमारे पास हैं, 5% के हिसाब से 2,500,
और एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो 1300 रुपये है। वो इस तरह से आएगा कि हमारा आगे भी इसमें कैलकुलेशन में दिया हुआ है कि जो फर्नीचर है उसकी रिवैल्यूड वैल्यू है 8,000, जबकि बुक वैल्यू थी 10,000 की, और मशीनरी की 60,000, जबकि वैल्यू थी उसकी 50,000 की। तो ये माइनस के 2,000 होंगे फर्नीचर के, और मशीनरी के हो जाएंगे प्लस के 10,000। तो उस पे माइनस का 10% के हिसाब से देखेंगे तो माइनस का 200 रुपये, और यहाँ 15% के हिसाब से देखेंगे तो 1,500 रुपये। तो दोनों का डिफरेंस जो है माइनस के 200 घटा देंगे 1500 में से, तो 1300 है, जो आगे टेबल में भी आगे दिया हुआ, जिसको आप स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। तो इस तरह से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारे 19,200 रुपये आ जाएंगे। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की हम कैलकुलेशन करें, क्योंकि सवाल में पहले से दिया हुआ नहीं। तो कैश इन हैंड हमारा 20,000 रुपये, स्टॉक हमारा 40,000 रुपये, जो रिवैल्यूड जो किया हुआ वो वैल्यू लेंगे हम। डेटर्स 50,000 के, फर्नीचर हैं वो इसमें दिया हुआ 8,000 का, मशीनरी दी हुई है 60,000 की। तो ये टोटल 1,78,000 रुपये हो जाता है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिसमें हम इसमें क्रेडिटर्स घटाने के बाद, यानी क्रेडिटर्स 40,000 रुपये और घटा देंगे तो 1,38,000 रुपये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अब इसमें से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हाफ ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट है, तो 40,000 और उसमें 10,000 जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 50,000 हो गए, जिसका हम आधा यदि करते हैं तो आधा करने पर ये हो जाते हैं हमारे 25,000 रुपये। उनको माइनस कर देंगे तो 1,13,000 रुपये हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होकर के आ जाती है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो इस 1,13,000 को, जो सवाल में दिया हुआ है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% की अनुमानित है, तो 8% से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9,040 रुपये आ जाएंगे। तो अभी कैलकुलेशन जब सुपर प्रॉफिट की करेंगे तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अभी जब हमने कैलकुलेट किया था 19,200, उसमें से ये माइनस कर देंगे 9,040 रुपये। तो हमारी जो अमाउंट है वो 10,160 रुपये सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेट होकर के आ जाती है। तो 3 वर्षों के आधार पे जो इसमें कहा गया है कि ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के अधिलाभों के क्रय के आधार पे किया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन में भी दिया हुआ है। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30,480 रुपये, ये वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। इसमें ये टिप्पणी वगैरह जो दी हुई है, जिसको आप देख सकते हैं, ये टिप्पणी जो उसके बारे में भी अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। फर्नीचर पे किस प्रकार से एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस में 200 है, और मशीनरी पे 1,500 है। तो ये 1,300 रुपये जब हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन की थी, वहाँ पे लिखा था स्टॉक के मूल्यांकन के 10,000 की राशि को चालू वर्ष के लाभों में जोड़ दिया था, जिसका दिया है। डेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने अभी कहा था कि औसत लाभों में से घटा दिया है, तो वहाँ पे हमने उसको माइनस कर दिया है। तो इस प्रकार से हमने ईयर्स परचेज मेथड, यानी वर्षों की क्रय विधि के आधार पर किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये इस सवाल के माध्यम से हमने समझा। आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।